आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आरबीसी क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट हिस्ट्री का जो है उसका नाम है आपका चैप्टर ग्लोरियस इंडिया भारत बिगनिंग टू 1206 AD। इस स्टूडेंट्स में हम इस वीडियो के अंदर या इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने स्टूडेंट्स जो है किस तरह से इंडिया जो है उसे स्वर्णिम भारत कहा जाता है उसके बारे में पढ़ा। जो महाजनपद पीरियड है 600 से लेके 325 BC तक का, इसमें हमने पढ़ा कौन कौन सी जगह जैसे काशी, कुरु, अंगा, मगध ये और उनकी कैपिटल्स के बारे में हमने पढ़ा। इस तरह से आपके 16 महाजनपद हैं। इसके बाद में मेजर जनपद ऑफ राजस्थान जो है, राजस्थान के प्रमुख जो जनपद हैं वो हमने स्टार्ट किए थे। और इसमें हमने एक जो अपना महाजनपद है, ये जनपद है जिसके बारे में जो जंगल है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कि ये कहाँ पे है। बीकानेर डिस्ट्रिक्ट को जो है, बीकानेर और जोधपुर डिस्ट्रिक्ट को जो है पहले महाभारत काल में जांगल देश कहलाते थे। आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट जो है आपका राजस्थान का प्रमुख जो जनपद है मत्स्य। द रीजन सराउंडिंग प्रेजेंट जयपुर वॉज कॉल्ड मत्स्य महाजनपद। वर्तमान जयपुर के आसपास का क्षेत्र मत्स्य महाजनपद के नाम से जाना जाता था। इट्स एक्सपेंस वाज फ्रॉम द सराउंडिंग हिल्स ऑफ चंबल टू द जंगल रीजन ऑफ रिवर सरस्वती। हम कहें कि इसका विस्तार चंबल के पास की पहाड़ियों से लेकर सरस्वती नदी के जंगल क्षेत्र तक था। जंगल क्षेत्र मतलब बीकानेर और जोधपुर तक। Alwar and parts of Bharatpur were also included in this region. Viratnagar, which is known as Berat at present, was its capital. कि आधुनिक अलवर और भरतपुर के कुछ भूभाग भी इसके अंतर्गत आते थे। इसकी राजधानी विराटनगर थी, जिसे वर्तमान में हम बैराट के नाम से जाना जाता है। Exact information about Matsya Janpad before the reign of modern king Bindusar is not available. It has been mentioned in the Mahabharata that a king named Shahjahan ruled the states of Chedi and Matsya in the beginning. Matsya remained a part of Chedi, but later on it became a part of huge Mahajanpad empire. कि हम कहें कि इसकी राजधानी के बारे में हमने पढ़ा, लेकिन इसमें जो मौर्य शासक थे बिंदुसार से पहले मत्स्य जनपद की स्पष्ट जानकारी का अभाव है, कोई हमें जानकारी नहीं मिलती है। महाभारत में कहा गया कि शहाज नाम का एक राजा ने चेदी तथा मत्स्य दोनों राज्यों पर शासन किया। मत्स्य प्रारंभ में चेदी राज्य का और कालांतर में हम कहें कि एक विशाल मगध साम्राज्य का अंग बन गया। अब तीसरा आपका जो जनपद आता है राजस्थान का, वो आता है सूरसेन। दिस महाजनपद वॉज सिचुएटेड इन मॉडर्न ब्रिज रीजन। कि हम ये कहें कि आधुनिक ब्रज क्षेत्र में यह महाजनपद स्थित था। मथुरा वॉज इट्स कैपिटल, और मथुरा जो है इसकी राजधानी थी। एंशिएंट ग्रीक ऑथर कॉल्ड दिस स्टेट शूरसेनोई and its capital as Mathura. According to the Mahabharata, Yadav dynasty ruled here. हम ये कहें कि प्राचीन यूनानी लेखक इस राज्य को सूरसेनोई तथा राजधानी जो इसकी थी मथुरा उसे मिथुरा कहते थे। महाभारत के अनुसार यहाँ यादव वंश का शासन था। Most of the parts of Bharatpur, Dholpur and करौली डिस्ट्रिक्ट्स केम अंडर शूरसेन जनपद। भरतपुर है, धौलपुर है, करौली जिलों के अधिकांश भाग जो हैं शूरसेन जनपद के अंतर्गत आते थे। ईस्टर्न पार्ट ऑफ अलवर डिस्ट्रिक्ट वॉज ऑल्सो इन शूरसेन। वसुदेवास सन लॉर्ड कृष्ण वॉज लिंक विद दिस महाजनपद और जनपद। हम ये कहें कि अलवर जिले का पूर्वी भाग भी शूरसेन के अंतर्गत आता था। वासुदेव के पुत्र श्री कृष्ण का संबंध इसी जनपद से था।
अब अगला आपका जो जनपद आता है शिवी। शिवपुर was the capital of Shivi Janpad, and King Sansin had defeated it along with other tribes in the Battle of 10 Kings। कि शिवी जनपद की राजधानी शिवपुर थी तथा राजा हम कहें कि सुशील ने इसे अन्य जनजातियों के साथ 10 राजाओं के युद्ध में पराजित किया था। Ancient Shivpur has been identified with a place called शोरकट in present पाकिस्तान। कि प्राचीन शिवपुर की पहचान वर्तमान पाकिस्तान के शोरकोट नामक स्थान से की जाती है। With the passage of time, Shivi tribe of southern Punjab began to reside in मेवाड़ region of राजस्थान। कि कालांतर में दक्षिण पंजाब की यह शिवी जाति राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में निवास करने लगी। नागारी situated near चित्तौड़ was the capital of this जनपद। हम कहें कि चित्तौड़ के पास स्थित नगरी जो है इस जनपद की राजधानी थी। फिर शिवी coins have been excavated from the various places of मेवाड़। कि मेवाड़ के अनेक स्थानों से शिवियों के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। 5 cave edicts written in Brahmi script have been excavated from place near Mandsaur। From these edicts we come to know about the expansion of the Shivi Janpad from west to south east। ये हम कह सकते हैं मंदसौर के पास 5 गुहा लेक जो हैं वो प्राप्त हुए हैं जिनसे शिवी जनपद का प्रसार पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व तक होना माना जाता है। यानी उससे ये हमें कह सकते हैं कि प्रूफ्स मिले हैं जिससे क्लियर होता है कि ये दक्षिण से जो है पूर्व तक इनका हमें कहीं पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व तक इनका होने का जो प्रसार होने का जो है शिवी जनपद का वो हमें पहचान मिलती है। Despite the prevalent republican administration system, the actual administrative authority of these janpad was in the hands of aristocratic families। गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली के बावजूद इन जनपदों की सत्ता या हम कहें कि राज सत्ता जो है कुलीन परिवारों के हाथ में ही थी। इन परिवारों की प्रतिनिधि ही संथागार सभा में प्रमुखों के रूप में शासन की व्यवस्था करते थे। The representative of these families managed all the administrative affairs chiefs of संथागार सभा। यानी जो जनरल असेंबलीज होती थी उनमें इन्हीं फैमिली के जो हम ये कहें कि जो लोग होते थे वही सब चीज़ें अरेंज करते थे। The member of संथागार could express their opinion on specific issue। This was called हम ये कहें कि इसे अनुविरोध जो है अनुविरोध जो है कहा जाता था। जो विषय विवादग्रस्त होते थे उन पर मतदान कराया जाता था। हम कह सकते हैं कि द टॉपिक डिस्प्यूट्स वर वोटेड अपॉन मल्टी कलर्ड बार्स वर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ वोटिंग। यानी कुछ मामले ऐसे आ जाते थे कि जब ये लगता था कि नहीं इसमें वोटिंग करना ज़रूरी है, लोगों की सहमति लेना ज़रूरी है, तो वहाँ पे क्या होता था कि ये लोग जो है वोटिंग करवाते थे। अब वोटिंग किस बेसिस पे होती थी कि मतदान में बहुरंगी शलाकाएँ जो हैं काम में ली जाती थी। और फिर हम कहें कि संथागार जनपदों की सबसे बड़ी संस्था थी। राज्य की नीति के आधारभूत नियमों का निर्धारण इसी सभा में होता था। विशाल गणराज्यों में केंद्रीय संथागार के अलावा प्रांतीय संथागार भी होते थे। कालांतर में गुटबाजी एवं आपसी फूट के कारण इन गणराज्यों का पतन हो गया। यानी हम कह सकते हैं कि जो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसीज़ वर डिटरमाइंड इन दिस असेंबली, जो भी बेसिक प्रिंसिपल्स होते थे उनको यहाँ पर डिटरमाइन किया जाता था। इन लार्ज रिपब्लिक्स प्रोविजनल असेंबलीज वर ऑल्सो एग्जेक्टेड अपार्ट फ्रॉम सेंट्रल assemblies. With time these republics declined due to mutual conflicts and factions। यानी इनके अंदर जो आपसी फूट थी, गुटबाजी थी, उसी के कारण इन गणराज्यों का क्या हो गया, डिक्लाइन हो गया, पतन हो गया। फिर हम कहें कि टू एग्जिस्ट द एक्सपेंशियस पॉलिसीज
of contemporary monarchies were also responsible for the decline of these republics. हम कहें कि समकालीन राजतंत्रों की विस्तारवादी जो नीति थी न्यूनाधिक रूप से इनके पतन के लिए जो है हम कह सकते हैं कि उत्तरदायी मानी जाती है। यानी काफ़ी हद तक इन लोगों ने खुद ने ही अपने जो राज्य थे उनका क्या कर दिया, पतन कर दिया आपसी डिस्प्यूट्स की वजह से, या जो इनके बीच में जो हम ये कहें कि जिस तरह से इनके बीच में वो हो गया, डिस्प्यूट्स हो गए, कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए, मतभेद हो गया, विरोधाभास हो गया, उनकी वजह से जो है इनकी आपसी गुटबाजी के कारण ही ये लोग अपने पतन का कारण बन गए। अब सेकंड टॉपिक जो आपके इस चैप्टर में आता है, फर्स्ट टॉपिक था आपका महाजनपद काल, जिसमें हमने जो है पूरे जनपद काल जो है पूरे देश में कौन कौन से थे उनके बारे में हमने पढ़ा। फिर राजस्थान में कौन से थे उनके बारे में पढ़ा। तो राजस्थान में जैसे कि ओवरऑल इंडिया में हमने देखा कि तो 16 महाजनपद थे। राजस्थान में हमने बात की तो 4 आपके जो है जनपद यहाँ पे हमने देखा, जांगल है, मत्स्य है, सूरसेन है और शिवी है। इसके बाद में अगर हम अपना नेक्स्ट टॉपिक उठाते हैं इस चैप्टर का तो वो है मौर्य, शुंग और सातवाहन, गुप्त, वर्धनपाल, और हम कह सकते हैं कि जो राष्ट्रकूटा, चोल, पल्लव और चालुक्य जो साम्राज्य था, उनकी जो डायनेसिटी थी, उनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो इसमें अगर हम स्टूडेंट्स देखें कि इन लोगों ने किस तरह से यहाँ पे सबने शासन किया, तो इनको 1 बाय 1 हम लेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम जिसको लेंगे अपने डिस्कशन में वो है आपका मौर्य डायनेसिटी या मौर्य वंश। यानी इसमें इस टॉपिक में हम मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे, कहाँ कब उनका ये जो महाजनपद है ये स्टार्ट हुआ, कितने टाइम तक उन्होंने यहाँ पे शासन किया, वो सब चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। फिर 1 ऑफ द 16 महाजनपद, यानी अपने जो हमने स्टार्टिंग में इस चैप्टर के 16 महाजनपदों को जहाँ डिस्कस किया है, उन 16 जनपद में से एक जो जनपद की हम बात करते हैं मगध, डेवलप्ड इनटू एन एम्पायर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हरनायका डायनेसिटी। विद लैप्स ऑफ टाइम मगध एस्टैब्लिश इट्स कंट्रोल ओवर ऑलमोस्ट एंटायर नॉर्थ इंडिया, भारत। तो हम कह सकते हैं कि 16 महाजनपदों में से एक मगध का एक साम्राज्य के रूप में ये कहें कि हर एक जो वंश थे के समय में इनका अपकमिंग हुई, और कालांतर में मगध ने प्राय समस्त उत्तर भारत का, या हम कहें कि समस्त उत्तर भारत पर अपना आधिपत्य जो है वो स्थापित कर लिया। यानी पूरे उत्तर भारत को उन्होंने अपने अंडर कंट्रोल कर लिया था। स्टैब्लिशमेंट ऑफ मौर्य डायनेसिटी, यानी मौर्य वंश की स्थापना जो है वो कब हुई? अराउंड 326 BC, अ डिस्पोटिक रूलर ऑफ नंदा डायनेसिटी, यानी हम कहें कि ईसा पूर्व 326 ईस्वी के लगभग मगध के राज सिंहासन पर नंद वंश का एक विलासी राजा का मतलब हम क्या कह सकते हैं? डेस्पोटिक रूलर कौन होता है? डेस्पोटिक रूलर का मतलब होता है कि जो विलास में ज़्यादा विश्वास करता है, या हम कहें कि जो लग्जरीज़ के अंदर जो ज़्यादा क्या करता है, बिलीव करता है, यानी सुख भोगने की दृष्टि से वो अपना काम करता है। फिर तो इसका नाम क्या था इस राजा का? तो हम वो कहें कि धननंद जो है, इसका नाम था रूल मगध। इसने मगध पे शासन किया। एट दैट टाइम नॉर्थ वेस्ट इंडिया, भारत, वॉज टेरिफाइड विद द अलेक्जेंडर्स इन्वेंशन। इस समय पश्चिमोत्तर भारत जो है सिकंदर के आतंक, हम ये कहें कि सिकंदर से आक्रांत था या उससे बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। द सब्जेक्ट वर सफरिंग्स फ्रॉम द आर्किटेक्ट्स ऑफ देयर किंग। प्रजा अपने राजा के अत्याचारों से भी क्या थी? पीड़ित थी। यानी जो राजा था वो भी उनका क्या था? एट्रिकोटिक्स था। यानी हम ये कहें कि उसको कह सकते हैं कि अत्याचार वो बहुत ज़्यादा लोगों पे करता था। पीपल ऑफ द स्टेट वर डिससेटिस्फाइड विद हिम। उसके जो शासन के या उसकी जो प्रजा थी वो उससे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थी, या हम कहें कि ऐसे कर भार के कारण जो है लोग काफ़ी उससे परेशान थे। बिकॉज ऑफ
टैक्सेस सच इज इन सच कंडीशंस, कि ऐसी कंडीशंस में उसने इतने सारे टैक्सेस जो है वो जनता के ऊपर लगा रखे थे, जिससे उसकी जनता जो है वो उससे क्या थी, खुश नहीं थी, सेटिस्फाई नहीं थी. मगध वॉज इन नीड ऑफ अ पर्सन who could eliminate the problems which had risen due to foreign invention and establish the ideal of an all-powerful emperor by uniting the state. तो हम कहें कि इस परिस्थिति में मगध को एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो विदेशी आक्रमण से उत्पन्न संकट को दूर करे और उसे एक सूत्र में बांधकर चक्रवर्ती सम्राट के आदर्श को चरितार्थ करे. फिर हम कहें सून कौटिल्या's student Chandragupta emerged on the political horizon of India, Bharat, and he established a new dynasty called Maurya dynasty. शीघ्र ही भारत के राजनीतिक नवमंडल पर कौटिल्य का शिष्य चंद्रगुप्त प्रकट हुआ तथा एक नवीन राजवंश मौर्य वंश की उसने क्या की, स्थापना की. तो चंद्रगुप्त जो है ये कौटिल्य का एक शिष्य था और इन्होंने जो है हम ये कहें कि जो धननंद जो था ये एक मछुआरा था जिसने उस राजा जो वहाँ के शासक थे मौर्य वंश के, तो उनको उसने उसकी जो रानी थी उसको अपने प्रेम जाल में फंसाकर राजा का वध कर दिया था और ख़ुद वहाँ पे उसने शासन शुरू कर दिया था. इसके डर से जो उसके एक रिलेटिव थे जो उनके जो राजा थे उनके, तो उन्होंने अपने बेटे को जो है क्या कर दिया था, एक गाँव वाले को दे दिया था. तो उन्होंने जो है चंद्रगुप्त को पाला था और उसके बाद में कौटिल्य ने जो है उसको दीक्षा दी, यानी उसको पूरा नॉलेज दिया, उसको किस तरह से कूटनीति होती है, पूरी शिक्षा दीक्षा जो है उनके हाथों कौटिल्य के हाथों हुई. तो कौटिल्य ने उनको जो है पूरी तरह से गाइड किया और कौटिल्य का जो हम ये कहें कि इंसल्ट धनानंद ने की थी और उसी का बदला लेने के लिए जो है कौटिल्य ने अपने स्टूडेंट चंद्रगुप्त को तैयार किया था. तो चंद्रगुप्त जो है उसने आक्रमण किया धनानंद के ऊपर और फिर उसने जो है पूरे हम ये कहें पूरे के पूरे मौर्य वंश को वहाँ पे अपना स्टैबल किया और वहाँ पे शासन किया. अब इसमें आपका नेक्स्ट आता है चंद्रगुप्त मौर्य. चंद्रगुप्त मौर्य जो है उसने कब से कब तक शासन किया, क्या क्या उसने चीज़ें वहाँ पे अप्लाई की वो हम देखेंगे. तो चंद्रगुप्त का जो शासनकाल है वो 322 बीसी से लेके 298 बीसी तक माना जाता है. विद द हेल्प ऑफ गुरु चाणक्य चंद्रगुप्त असेंड द रॉयल थ्रोन ऑफ द मगध एट द एज ऑफ 25. अपने गुरु चाणक्य की सहायता से अंतिम नंद शासक धनानंद को पराजित कर 25 वर्ष की आयु में चंद्रगुप्त मौर्य जो है मगध के सिंहासन या राज सिंहासन पे क्या हुए, स्थापित हुए, आरूढ़ हुए. उन्होंने उस सिंहासन को ग्रहण किया. थ्रू हिज एक्सटेंसिव विक्ट्री कैंपेन चंद्रगुप्त मौर्य established the first pan India भारत एम्पायर. चंद्रगुप्त मौर्य ने व्यापक हम कहें उसके बाद में विजय अभियान करके प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की थी. फिर हम कहें इन 305 BC ही डिफीटेड अ ग्रीक रूलर. उसने जो है 305 ईस्वी में तत्कालीन यूनानी जो शासक थे सिलुलस नेक्टर जो है उनको उन्होंने हराया. आफ्टर ए टेरिटी सेलुलस टुक 500 एलिफेंट फ्रॉम चंद्रगुप्ता एंड सरेंडर्ड ईस्टर्न अफगानिस्तान, बलूचिस्तान एंड द रीजन इन द वेस्टर्न साइड ऑफ इंदुस सिंधु रिवर टू चंद्रगुप्ता. कि हम कहें कि संधि हो जाने के बाद, यानी पहले उसने जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसने सेलुलस को हराया था, फिर सेलुलस के साथ में उसकी संधि हो जाती है. संधि हो जाने के बाद सेलुलस ने चंद्रगुप्त से 500 हाथी लेकर पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंधु नदी के पश्चिम का क्षेत्र उसे दे दिया. फिर अब इस लेन देन के बीच में सेलुलस है उसने क्या किया, देखिए. सेलुलस ऑल्सो गॉट हिज डॉटर्स हेलेना मैरिड टू चंद्रगुप्ता. उसने अपनी बेटी सेलुला जो थी उसकी शादी किससे करवा दी, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में. उसकी बेटी का क्या नाम था, मैक्सनीस. मैक्सनीस एंड हिज एम्बेसडर इन चंद्रगुप्ता's court, part of Kabul,
हेरत, कंधार, बलूचिस्तान, पंजाब, प्लेन्स ऑफ गंगा एंड यमुना, बिहार, बंगाल, गुजरात, विंध्या एंड कश्मीर वन इंक्लूडेड इन द ग्रेट किंगडम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। हम कहें कि जब मैक्सनीज का विवाह, मैक्सनीज जो है अपने राजपूत के रूप में उसके दरबार में भेजा, यानी सेल्यूलस जो था वो ये चाहता था कि उसकी बेटी जो है वो क्या करे कि उसके शासन करने के जो तौर तरीके हैं या उसकी जो डिटेल्स हैं चंद्रगुप्त मौर्य की, वो सेल्यूलस तक भेजे। तो उसे एक राजदूत बनाकर उससे शादी करवा दी गई और उसके महल में से छोड़ दिया गया। चंद्रगुप्त के विशाल साम्राज्य में काबुल है, हेरात है, कंधार है, बलूचिस्तान है, पंजाब, गंगा यमुना का मैदान, बिहार, बंगाल, गुजरात, विंध्य व कश्मीर के भूभाग सम्मिलित थे। फिर हम कहें इट इज़ एविडेंट फ्रॉम द तमिलनाडु टेरिटरीज, कि हम जो कह सकते हैं कि तमिलनाडु के अहनानूर जो एरिया है एंड दूसरा जो एरिया है इनका मुरनाडूर, दैट चंद्रगुप्त इन्वेडेड साउथ इंडिया। इन ओल्ड एज ही टुक इनिशिएशन of Jain religion from Bahadur Bahu in 298 BC. He died in Shravanbelangola, Mysore by fasting. हम ये कहें कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है, या कहें कि तमिल जो ग्रंथ है अहनानूरू और मुरनानूरू में विवादित जो है इनके लेख मिले हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत पर भी आक्रमण किया था। इन लेखों के थ्रू हमें ये पता चलता है कि इन्होंने यहाँ पर भी शासन किया था। वृद्धा अवस्था में उसने भद्रबाहु में से जो है जैन धर्म की दीक्षा ले ली थी। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। उसने 298 ईसी पूर्व में श्रवणबेलगोआ, मैसूर में एक स्थान है, में उपवास करके अपना शरीर त्याग दिया था। तो इस तरह से हम कहें कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है उसका शासनकाल 298 ईस्वी में पूरा हो गया था। इसके बाद जो शासन करने के लिए आया वो था चंद्रगुप्त का बेटा बिंदुसार। इसको हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।